बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। लाज़मी एससीओ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिल गई, जबकि एलामिया में जाफर एक्सपर्ट खुददार हमलों की मजम्मत की गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान अपने तमाम पड़ोसियों से मामूल के मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। दूसरी जानब आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आबी गुज़रगाहों पर होटल और मकानात बनाए गए हैं, ये खुद एहतसाबी का वक्त है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शंघाई ताउन तंजीम इजलास के जारी इलामिया में पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ था, उसकी तायद की गई है। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सिफारती थी? देखिए, ये पहले तो बहुत दुख है पाकिस्तान को, सारा पाकिस्तान जो पाकिस्तान में तबाहकारियाँ, ज़लज़ले भी आए हैं कल और कुदरती आफात भी हैं, मैन मेड क्राइसिस भी है, और उसके साथ ही अफ़गानिस्तान में जो कल ज़लज़ला रात को यहाँ पे महसूस हुआ, उसमें अफ़गानिस्तान से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे सैकड़ों, एक तादाद ये है कि 800, एक है कि हज़ारों से, मतलब 1000 से ज़्यादा, या कुछ लोग कह रहे हैं 2000 तक, बहुत ज़्यादा जो है वो शहादतें हुई हैं। तो पाकिस्तान में जो लोग बर्बादी और इन कुदरती आफात का सामना कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सी दुआएं, और अफ़गानिस्तान में जो सानिया पेशा है उसके ऊपर हमारी तरफ से दुआएं। अल्लाह ताला सब ये जो दिन हैं, ये कुदरती आफात, बहुत ज़्यादा कुदरती आफात यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, लेकिन मैन मेड भी है, लेकिन उसको भी हम देखते हैं कि यहाँ से हम कैसे आगे निकलते हैं और कैसे मूव करते हैं आगे। और जो भी खामियां हैं, कोताहियाँ हैं बरसा बरस की, वो ज़ाहिर है कि 1 या 2 दिन में उनमें बहस करने पे, अब ये ना हो कि फिर ये तबाहियाँ गुजर जाएँ, बर्बादियाँ गुजर जाएँ, और फिर अपने अल्ले तल्लों में मसरूफ़ होकर ये भूल जाएँ कि जो बुनियादी इशूज़ हैं रियासत के, उनमें एक वाटर रिजर्वायर्स एक बुनियादी इशू है, और वाटर रिजर्वायर होगा तो आपकी जो बेशुमार इंडस्ट्रीज़, ख़ास तौर पे आप फूड बास्केट अगर एक मुल्क है, आप देखें ये सारा पानी जो है, ये अगर डैम्स में होता तो कितनी सहूलत के साथ नहरें बन जाती। बना के रख लेते आप, ज़रूरी नहीं कि उनको भरते, बना के रख लेते, सफाई करते रहते, जब पानी ज़्यादा होता तो नहरों में छोड़ देते। लेकिन यह है कि बदकिस्मती से ये चूँकि पॉलिटिकल इशूज़ बन जाते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि अब इससे कैसे निकलते हैं। इस पे तो अब किसी का, ये तो बेकाबू हो चुकी हैं सारी चीज़ें। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो चाइना शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, और वहाँ पे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद हैं। कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जिसमें जो यहाँ से इसहाक डार साहब भी हैं, बाकी डेलीगेशन भी है, तो उन मुलाकातों में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी शरीक हो रहे हैं। कुछ मुलाकातें उनकी अलग भी हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री परेड जो होनी है 3 तारीख को, उसमें वो शरीक हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी शरीक हो रहे हैं। लेकिन ये कि वहाँ पे चूँकि देखिए दुनिया में इस तरह से सिस्टम्स हैं इस वक्त, ये पोस्ट 1945 सिस्टम कोलैप्स होने से पहले भी मुल्क में जो लीडर्स हैं वो मुल्क के अहम फैसले करते रहे हैं हमेशा, ठीक है ना, और आज भी स्ट्रॉन्ग मैन ही फैसले करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो मिलिट्री से उनका ताल्लुक हो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग मैन, क्योंकि वो ही फिर फैसलों को असर्ट भी करवा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे शी जिनपिंग है, तो शी जिनपिंग हमें जब भी नज़र आते हैं तो हमें अपने ज़बरदस्त किस्म के जो चाइना का उनका ड्रेस, कभी सूट में भी नज़र आते हैं, कभी और ड्रेसेस में भी वो नज़र आते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियतें हैं। लेकिन यही शी जिनपिंग एक ख़ास मरहले पे आपको यूनिफॉर्म में नज़र आएंगे, क्योंकि ये PLA को के सरबराह भी हैं। तो यही शी जिनपिंग जो है, जब ये एंटर होते हैं वॉर थिएटर में, तो यही शी जिनपिंग फिर जो है ये यूनिफॉर्म में होते हैं, और यही फिर कंट्रोल करते हैं। बाकी अफवाज के सरबराह भी हैं, नीचे सारे लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला है वो शी जिनपिंग ने करना है। इसी तरह से आप रशिया में चले जाएं तो फैसले उनकी ज़ाहिर है बेशुमार एसोसिएट्स हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, लेकिन फ़ैसला जो है बहरहाल वो प्रेसिडेंट पुतिन का है।
इसी तरह से टर्की है, इसी तरह से सऊदी अरेबिया है, इसी तरह से ब्राज़ील है, इसी तरह से जो है वो यूएई है, कतर है, इजिप्ट है, बाकी मुल्क हैं सारे। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन जो हैं वो, क्योंकि वो फिर ये होता है कि उनसे बात करके जो है वो ये स्ट्रॉन्ग मैन से मुराद ये कि स्ट्रॉन्ग लीडर्स, मजबूत लीडर जो कि फैसला करने और उस पर फिर अमल दरामद करने की सलाहियत रखते हो। तो अब यह है कि यहाँ पे चूँकि मजबूत और अहम फैसले हो रहे हैं और आने वाले एक तवील अरसे से मुराद दिहाइयाँ भी हो सकती हैं, कोई सदी भी हो सकती है, बाकी लंबे अरसे तक के फैसले यहाँ पे हो रहे हैं इस वक्त तमाम दुनिया में। और उसमें एक अहम जो है वो फैसला इस वक्त बीजिंग में हो रहा है, फैसला भी हो रहा है और दुनिया को बताया भी जा रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ पावर भी है। प्रीमियर शी जिनपिंग की जो स्पीच है उस पर कल ज़रा डिटेल में बात करेंगे। उन्होंने एक बिल्कुल मुतबादिल जो है वो एक प्लान सामने पेश किया है दुनिया के सामने। अब उसकी डिटेल्स जो हैं, उसमें बैंक कैसे होंगे और मुतबादिल सिस्टम क्या होगा, और मतलब सारा उनके एक पूरा, चाइना की तो एक बड़ी उनका थॉट प्रोसेस बड़ा डीप और बड़ा गहरा होता है। वो कोई नीजर्क फैसले नहीं करते। वो चाइना बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म उनकी मनसूबाबंदी, प्लानिंग सर। वो छोटा मोटा वाक़या हो जाता है ताइवान इधर उधर, तो उनकी रवायती सी एक वो कह देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ उनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, ग्रैंड स्ट्रेटजी उनकी बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़ी वाज़ेह है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसके बाद जो बात करूँगा ये मेरा ज़ाती तज़किया है, मुकम्मल तौर पे ज़ाती तज़किया है, और इससे तमाम शख्सियात इससे इख्तलाफ भी कर सकती हैं और दो चार अगर चाहें तो इत्तेफाक भी कर लें, लेकिन यह है कि इससे मुकम्मल सबको, लेकिन ये मेरा ज़ाती तज़किया है। देखिए, मैंने कल भी बात की थी और आज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा नाकाम हो गया। अब जितना मर्जी उनका मीडिया, उनके लोग ये बात शोर करें आगे दाएं बाएं, आगे फलाने में, इसमें 0.0/0/0/0 इसमें कोई उनका फ़ायदा हुआ है नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं, उनको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को जो है वो अपनी ज़ात को एक तरफ रख के और अपनी जमात को एक तरफ रख के, एक बहुत बड़ा मुल्क है, उस मुल्क के लिए फ़ैसले उनको करने चाहिए जो उस मुल्क की बेहतरी के लिए हो। अपनी ज़ात को और अपनी सियासत को एक तरफ रख दें और कुछ दिनों के बाद फिर उठा लें टोकरा सियासत का, लेकिन इस वक्त वो ऐसे फ़ैसले ना करें जिसके नतीजे में लॉन्ग टर्म नुकसान उनके मुल्क को पहुँचे। और ये मैं बात तंज़िया नहीं कह रहा, ये बात मैं बड़ी संजीदगी से कह रहा हूँ, और मैं बड़े अरसे से, ये नहीं कि मैंने अचानक कोई पेंतरा बदला है, कोई पिछले एक हफ्ते के 10 दिन के दौरान कि अमेरिका इनको डंप करेगा, ऐसा नहीं है। मेरी एक पिछले 10 सालों से ये मुस्तकिल मैं बात कर रहा हूँ। जब ये कहते हैं एनर्जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और सेमीकंडक्टर्स होंगे और ये होगा, तो मैं कहता था कि आप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा और अमेरिका इनको डंप करेगा। अच्छा, अब देखें, अब ये तज़किया, और ये तो तज़किया मैंने दिया और फिर मैं इसके बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं जो आगे बात कर रहा हूँ वो भी मेरा ज़ाती तज़किया है, तो इस पर इख्तलाफ इत्तेफाक जो है किया जा सकता है। देखें, 1947 में आज़ादी हासिल होती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान और भारत जो है वो दुनिया के नक्शे पे दो ममालिक सामने आते हैं। अच्छा, अब जो है वो दूसरी दुनिया है, तब की दुनिया एक दूसरी दुनिया है, यानी पोस्ट 1945 दुनिया जो है उसमें जो फ़ातहीन हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा बनाते हैं, फ़ातहीन, जिसमें चाइना भी है, लेकिन वो चाइना नहीं जो अब चाइना है, वो चाइना जो डंप हो गया बाद में, यानी जो ताइवान वाला चाइना था, वो चाइना था उस ज़माने में। तो ये जो चाइना उसका हिस्सा है और जो बाकी जो फ़ातहीन है वो सारे अक़वाम मुत्तहिदा बना लेते हैं। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिए कि दो मुल्क आपस में यकजा नहीं है उस वक्त, दो मुल्क आपस में यकजा नहीं है, यानी एक सोवियत यूनियन, वो मुल्क जो आज बिल्कुल दुनिया का सबसे, अगर आप कहें मजबूत इत्तेहाद कौन सा है, तो मैं कहूँगा इस वक्त ये दो मुल्कों का इत्तेहाद है, ठीक है, एक रशिया और एक चाइना। लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन और उस वक्त के चाइना के दरमियान
उतनी मोहब्बत नहीं है, बल्कि इख्तलाफात मौजूद हैं। कई मरहले पे तो जंग तक हो गई, ठीक है। तो सोवियत यूनियन और चाइना में वो मोहब्बत नहीं है स्टालिन में और प्रेसिडेंट चेयरमैन माओ में, जो इस वक्त हमें पुतिन और शी जिनपिंग में नज़र आ रही है। वे मुस्तकिल इत्तेहाद, बीच में मुख्तलिफ नज़रियाती इख्तलाफ भी, और फिर ये कि चाइना जो है वो ज़ाहिर है कि खाना जंगी से निकला, सेंचुरी पूरी उसको जो है वो बहुत पीछे धकेल दिया। किस तरह चाइना उभर के दुनिया में सामने आया, वो भी एक इंसानी तारीख़ का एक शाहकार है अगर उसको पढ़ा जाए कि किस तरह से चाइना ने तरक्की की और किस तरह चाइना आज निकल के दुनिया में एक पूरी पावर बन के सामने आ गया, पूरा एक मुतबादिल प्लान लेके। अच्छा, अब इसमें मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सोवियत यूनियन और चाइना की आपस में नहीं बन रही, यानी दूसरी जंग अजीम के बाद कई सालों तक, और इस दौरान जो है वो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के कैंप में है। हमें इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बगदाद पैक्ट बनता है उस वक्त। अच्छा, बगदाद पैक्ट जो है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो बगदाद पैक्ट जो है वो है सेंट्रल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या सेंटो। उससे पहले उसका नाम बगदाद पैक्ट था। बगदाद पैक्ट इसलिए था कि वो बगदाद में उसका हेडक्वार्टर था, और बगदाद जो है वो उस वक्त अमेरिका, प्रो अमेरिकन कैंप में इराक था। लेकिन हुआ ये कि अच्छा, इसमें जो मुल्क थे वो मुल्क भी बड़े इंटरेस्टिंग, पूरी पट्टी है ममालिक की, यानी उसमें इराक है, उसमें तुर्किया है, उसमें ईरान है और पाकिस्तान है, यानी पूरी एक बेल्ट है। ये 55 के अंदर पूरी एक बेल्ट आपको नज़र आ रही है, ये पूरी एक बेल्ट है। पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ये एक बेल्ट है जो कि बगदाद पैक्ट का हिस्सा है, और इसको सेंट्रल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सेंटो का नाम दे दिया गया क्योंकि बगदाद इसमें से अलग हो गया। अच्छा, इसमें बरतानिया भी है, इसमें बरतानिया भी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बरतानिया भी इसका हिस्सा है। लेकिन चूंकि बगदाद अलग हो गया, हुकूमत चेंज हो गई 1958 में, तो इसका नाम बगदाद पैक्ट से सेंटो रख दिया गया। सेंटो ये बिल्कुल इसी तरह जैसे नेटो है, ये नेटो की वो जैसे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो है ये सेंट्रल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। एक कोशिश हुई थी साउथ एटलांटिक बनाने की भी, वो बात आगे नहीं चली, वो बाद में ब्राज़ील ने वो 80 की दहाई में की थी। लेकिन बहरहाल, तो जैसे नेटो बनी ना नॉर्थ एटलांटिक, वैसे सेंट्रल एटलांटिक जो है वो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम सेंटो है। वो पहले बगदाद पैक्ट था, बगदाद के अंदर हुकूमत गिर गई, और हुकूमत गिरी तो वहाँ पे हुकूमत प्रो सोवियत आ गई 58 में, तो उसका नाम बदल के इन्होंने बगदाद पैक्ट से रख दिया जो है वो सेंटो। ये सबसे थका हुआ वाहियात इत्तेहाद था सर जंग का, जिसने कख कोई काम नहीं किया, क्योंकि उसके नतीजे में ये हुआ कि ये इन्होंने इसलिए बनाया था अमेरिकन ने कि इसके नतीजे में सोवियत जो सोशलिज्म है और कम्युनिज्म है वो मशरिक़ वस्ता में नहीं फैलेगा। लेकिन इसने कख काम नहीं किया। उसकी वजह ये कि एक तो इसकी कोई सेंट्रल कमांड कहीं नहीं बनी, इसका एक हेडक्वार्टर था जो पहले बगदाद में था, फिर अंकारा शिफ्ट हो गया था, ठीक है। दूसरा ये आरसीडी वारसीडी उसी ज़माने के ना मंसूबे सारे। अच्छा, एनीवे, तो ये हुआ कि फिर वो अंकारा शिफ्ट हो गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेंट्रल कमांड ही नहीं थी इसकी कि भाई कोई सेंट्रल कमांड होती है। दूसरा ये कि ये इतना थका हुआ था कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में सोशलिज्म को नहीं आने देना। सीरिया इनके हाथ से निकल गया, ठीक है, जो है वो इजिप्ट इनके हाथ से निकल गया, साउथ यमन इनके हाथ से निकल गया, लीबिया इनके हाथ से निकल गया। तो ये जो है ना एक ऐसे ही, और फिर पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इसमें कि वो इन सारे मुल्कों के अगेंस्ट जो है वो, मतलब है कि पाकिस्तान सीरिया के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुक है, ईरान के भी, तो किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। बहरहाल एक सेंटो बना ज़रूर था। तो पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है ईरान में कोई इंटेलिजेंस की चीज़ें थी, यहाँ से वो कुछ बेसिस थी बटपीर वगैरह पे, वो बहरहाल कोई इतना कोई उसमें कोई दम नहीं था। दम खम होता है जैसे सेंटो बन गया नेटो की तरह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जाके फिर 1900 ये जब इनकलाब आया है ना, तभी तहलील हुआ है ऑफिशियली। 79 में तहलील हुआ है। ये मौजूद था कहीं सेंटो, पता नहीं कहाँ था, क्या कर रहा था, तो ये मौजूद था, यानी पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में था अगेंस्ट सोवियत यूनियन। इंडिया कहाँ था जी?
इंडिया भी अमेरिकन कैंप में था, लेकिन वो चूंकि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट नहीं था, इसलिए उसने अपने ऊपर एक लेबल लगाया हुआ था जिसका नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी ना अमेरिका और सोवियत यूनियन की। चाइना तो इक्वेशन में नहीं था, इक्वेशन में सोवियत यूनियन और अमेरिका था। लेकिन अमेरिका जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जो बड़े ब्लॉक्स दुनिया में बने हुए थे, पाकिस्तान उसका हिस्सा था। ठीक है, लेकिन जो चाइना के अगेंस्ट अमेरिका के ब्लॉक बने हुए थे, उसमें से एक अहम हिस्सा इंडिया था। तो इंडिया भी अमेरिकन ब्लॉक में था, लेकिन चूंकि वो कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, इसलिए नॉन अलाइन मूवमेंट। दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। सोवियत यूनियन, वो जेम्स बॉन्ड मूवीज के अंदर जितने विलन होते थे वो भी सोवियत होते थे। ठीक है, तो वो जो है ना, फ्रॉम रशिया विद लव और ये और वो सारा। तो अब इशू ये है कि उस वक्त जो है वो पाकिस्तान उस कोल्ड वॉर में अमेरिकन कैंप में है, इंडिया भी अमेरिकन कैंप में ही है, लेकिन वो चाइना के अगेंस्ट है। उसको जो क्या कहना चाहिए, उसको जो वो दी है, सुपारी दी है, ये भाई लोगों की ज़बान में, उसको जो सुपारी दी है वो चाइना की दी है, चाइना को आगे। अच्छा, लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये कि ये अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवा दी पाकिस्तान ने। वो निक्सन आए और दोस्ती हो गई और ये सारा मामला, और उसके नतीजे में वो एक तब्दीली हो गई पूरी। अमेरिका ने रिकग्नाइज कर लिया, दुनिया ने रिकग्नाइज कर लिया, लेकिन कहीं इंडिया जो है वो उसमें फंसा रह गया, क्योंकि उससे कई साल पहले आइजनहावर इंडिया तशरीफ लाके और इंडिया का दौरा करके और प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मिलके, और बड़ी ज़बरदस्त नेहरू जी की वहाँ पर भी इस्तकबाल हुआ, इधर भी हुआ। भाई इत्तेहादी थे तो इस्तकबाल हुआ ना, बड़े गुड़ी सारा हो रहा था। और वो जो है वो करके और सारा उन्होंने दो चीज़ें इनके मत्थे डाल दी इंडिया के। ये ध्यान में रखें, इंडिया अमेरिका का अलाय है कोल्ड वॉर में, लेकिन अगेन चाइना है। ठीक है ना, नॉन अलाइ मूवमेंट, रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना के अगेंस्ट हम जाएंगे CIE पॉलिसीज पे। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो एक तो दलाई लामा प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, और जब आइजनहावर ने दौरा किया नेहरू जी के दौर में, तो उससे एक साल पहले दलाई लामा आ गए थे, प्रॉपर CIE प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग। दूसरा जो है वो जब 62 की जंग हुई तो अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा था। 62 की जंग में ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 1962 वॉर में अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा था अगेंस्ट चाइना। दलाई लामा प्रोजेक्ट भी अमेरिका का था। तो इस तरह आप समझें कि जो इंडिया की उठान हुई है वो अगेंस्ट चाइना हुई है। यानी एक उठान होती है ना कि आप किसी तरफ उठते हैं दुनिया में, आप आगे बढ़ते हैं आगे, तो वो अगेंस्ट सोवियत यूनियन नहीं हुई। इसीलिए वो आज भी तेल ऑयल वो पुराना चल रहा है ना मामला, वो अगेंस्ट चाइना हुई है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ एक सिचुएशन डिफरेंट हो गई। पाकिस्तान की सूरत हाल ये हुई कि सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद का जो ये नक्शा बना, उस नक्शे में आज पाकिस्तान उन तमाम मुल्कों से जो कि उस वक्त की सोवियत यूनियन की रियासतें थीं और आज वो SCO के मेंबर हैं या CIS के मेंबर हैं, या वो किसी भी तरह से रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। पाकिस्तान शायद सार्क मुल्कों से भी ज़्यादा उनका दोस्त है, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, चाहे ताजिकिस्तान हो, चाहे वो किर्गिस्तान हो, चाहे जितने जो सेंट्रल एशिया है, यानी वो मुल्क जो कि रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे। और रशिया, और आपने देखा बेलारूस, वो तो अलेक्जेंडर जो लुकाशेंको हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं पाकिस्तान को, वो तशरीफियाँ लाते रहते हैं और हम भी, तो वो बिल्कुल वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन वो चीज़ इससे ख़त्म हो गई कि चूँकि पाकिस्तान की उठान ऐसे हुई, पाकिस्तान की उठान एक देखें ना, ये हिस्ट्री है, उठान ऐसी हुई कि अमेरिका के साथ हैं, अमेरिकन ब्लॉक में, लेकिन फिर अमेरिका की दोस्ती चाइना से करवा दी। वो चाइना जो उभर गया, आगे आ गया और ताइवान खुडने लग गया। ठीक है ना, तो पाकिस्तान ने ब्रिजिंग की तो चाइना और
अमेरिका। और बाद में और उस इसलिए कि उस वक्त सोवियत यूनियन भी जो है वो अमेरिका से भी लड़ रहा था, और जाहिर उस वक्त सोवियत यूनियन तो चाइना से भी लड़ रहा था ना, वो चाइना से भी ताल्लुका ठीक नहीं थे, तो हम ये कह सकते हैं हम लड़े, पूरी दुनिया लड़ी सोवियत यूनियन। अच्छा, अब मसला ये है कि अब वो जो बाकी जो रियासतें थीं उन सब के साथ हमारी दोस्ती हो गई, और ज़बरदस्त किस्म की दोस्ती हो गई। यानी उसमें आप देखेंगे अफगानिस्तान में भी इंशाअल्लाह वहाँ पर भी हालात बेहतर होंगे, और सारे तो एक पूरा जो है वो सूरत हाल ऐसी हुई कि, लेकिन इंडिया उसमें फंस गया। वो होते हैं ना एक हिस्ट्री के उसमें फंस गए, क्योंकि इंडिया की उठान ही अमेरिका ने करवाई इस तरह कि आपने चाइना के अगेंस्ट जाना है, और कहीं देखना ही नहीं दाएं बाएं, आपने चाइना के अगेंस्ट जाना है। आप जो है दलाई लामा को रखेंगे, बीच में थोड़ी बहुत खटपट हो रही है, एनपीटी के ऊपर साइन नहीं किए, फलां नहीं किया, दिमागने के, लेकिन वो चलता रहा 70s में 80s में, छोटा मोटा, लेकिन वो टुक 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 चलता रहा। कभी इसराइल के जहाज आ रहे हैं, पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, ये होगा वो होगा, वो चलता रहा। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि जब इसको कहा कि इसको ताल्लुकात को आगे लेके जाओ, क्योंकि आगे एक एशियन सेंचुरी आ रही है, और असल मकसद तो चाइना को कंटेन करना था, जो 62 में या दलाई लामा की सूरत में चाइना उस वक्त पीछे चला गया था थोड़ा सा। अब सोवियत यूनियन से हम जंग जीत गए और एंड ऑफ हिस्ट्री लिख दी हमने, लेकिन एंड ऑफ हिस्ट्री का एक चैप्टर तो रहता है, वो चाइना है। तो फिर ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हुए 2002 में मनमोहन जी, फिर उसके बाद 2006 में जो एक और उनके न्यूक्लियर पैक्ट हुए, बाकी मामलात हुए। तो ये 17-18 सालों में एक मुकम्मल तौर पे, ये 2007 से आप लगा लें, तो मुकम्मल तौर पे ये हुआ कि स्ट्रेटजिक पैक्ट्स हो रहे हैं, और जनाब क्वाड बन रही है, और बुश वहाँ पे आ रहे हैं, और फिर ओबामा आ रहे हैं, और जनाब उसके बाद जो भी यहाँ पे वज़ीर आज़म हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, और वो जा रहे हैं यूरोप में, और वो जा रहे हैं अरब ममालिक में, और वो जा रहे हैं OIC में, और वो जा रहे हैं, वो सारे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका बहादुर उनके साथ है। क्योंकि अमेरिका बहादुर साथ है तो इसलिए वो OIC में भी हैं, इसलिए वो इधर की मेंबरशिप भी दो, इसलिए UN में भी करो, इसलिए क्योंकि उस वक्त एक सोल सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, और अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए अमेरिका चूँकि आप सपोर्ट कर रहा है, आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आपका, इसलिए आप हर जगह जाके आपको एंट्री भी मिल रही है। अब जनाब वो क्या है, लाई बेकदरा नाल यारी तो टूट गई तड़क करके। अब आ गए जनाब ट्रंप, तो वो जो यारी थी इतने सालों की वो तड़क करके टूटी, और इंतहाई ख़राब अंदाज में टूटी। अब एक मुल्क की उठान ही अगर ऐसे हुई है कि उसको चाइना के अगेंस्ट आपने बनाया है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और उस मुल्क की इकॉनमी को आपने ठीक की है, आपने वो देखे ना आज 5वीं इकॉनमी जापान को, जो भी फिक्र थे उनकी, और इंडिया के लोगों ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया। अब ये छोड़ दें कि सारा अमेरिका ने किया है, ऐसा नहीं है कि सारा अमेरिका ने किया है, उसमें इंडिया के लोगों ने फैक्ट्रीज, उनका टेक्सटाइल, उनका कल्चर, उनकी मूवीज, उनका सॉफ्टवेयर, उनके जो टेक में लोग हैं, उनके जो बाहर काम करते हैं, उनका डायस्पोरा, इंडिया के अंदर लोगों ने बड़ी जान मारी, बड़ी मेहनत की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड इस तरह मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये हुआ ना कि हैं दोनों अमेरिकन ब्लॉक में, फिर वही बात, एक अगेंस्ट सोवियत यूनियन है, एक अगेंस्ट चाइना है, और आपस में दोनों के मसाइल चल रहे हैं। इसीलिए वो कभी बात हो रही सातवां बेड़ा इधर नहीं आएगा, ये हुआ वो सारा चल रहा है, वो छोड़ दें आप उसको। अब आ जाए आप यहाँ करंट सिनेरियो में। अब वो जनाब ट्रंप साहब ने वो तोड़ दिया है मामला, और वो एक ख़राब अंदाज में सेपरेशन जो है ना, मतलब एक ऐसे अंदाज में हुआ है कि वो बिल्कुल ही ख़राब अंदाज में हुआ है, और चूँकि पॉलिसी ही उठान ही अगेंस्ट चाइना हुई है, तो चाइना की कंटेनमेंट, चाइना को कंटेन कैसे करना है, ईस्ट एक्ट पॉलिसी क्या होगी, उधर जो है वो एशियन जो है वो एशिया पैसिफिक नहीं होगा, इंडो पैसिफिक होगा, ये होगा, क्वाड बनेगी, क्वाड नेटो होगी, फिर कंटेनमेंट होगा, फिर ये होगा, फिर वो एक एक करके वो सारी चीज़ें ख़त्म होती चली गई। और अभी कुछ देर पहले, यानी चूँकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी दिल्ली पहुँच चुके हैं वापस, और उनकी मुलाकातें जो भी होनी थी, जो भी समिट वमिट, उस पर बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी दोबारा एक सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रीमियर शी जिनपिंग से और प्रेसिडेंट पुतिन से और बाकी लोगों से मुलाकात के बाद। वो कहते हैं फिफ्थ, वो कहते हैं व्हाट फ्यू पीपल अंडरस्टैंड इज दैट वी डू वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। हम बहुत कम काम करते हैं इंडिया के साथ, बट दे डू अ लॉट ऑफ
ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बिजनेस विद अस। हम कम काम, हमारा कारोबार कम है। देखिए ना, हम एक यहाँ रोकें, अमेरिका को क्या मिल जाएगा इस वक्त? अमेरिका को पाकिस्तान से मिल जाएंगी चीज़ें, वियतनाम से मिल जाएंगी, बांग्लादेश से मिल जाएंगे सामान, उनको जो है हो सकता है चाइना से मिल जाए, चाइना से उनके मामला तय हो जाए, उनको कंबोडिया, लाओ, उनको श्रीलंका, उनको बेशुमार जगहों से उनको वो फैक्ट्रीज से उनको काम मिल जाएगा। तो ये दोबारा आप देखेंगे जो इसमें मैसेज वो दे रहे हैं। In other words, they sell us massive amounts of goods, their biggest client, but we sell them very little. Until now, a totally one-sided relationship. And it has been for many decades. अच्छा, ये मैसेज किसको जा रहा है अब? ये मैसेज इंडिया को नहीं जा रहा, ये मैसेज बाकी दुनिया को जा रहा है कि हम कई सालों से, कई डिकेड्स से ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। अब यहाँ ये अमेरिका बोल रहा है इस वक्त, ये ट्रम्प को आप रखें साइड पे। मैं वो बात जो बार बार कह रहा हूँ कि ये बाइडेन दौर से मामला चल रहा है, और बाइडेन दौर से उसकी मैं किसी दिन आपको वजह भी बता दूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने किससे सुना, मैं ये भी बता दूंगा आपको, एक बड़ी अजीब सूरत हाल बनेगी। अच्छा, इसको जरा कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं, आगे चलें। फॉर मैनी डिकेड्स ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। The reason is that India has charged us until now such high tariffs, the most of any country, and that our business are unable to sell into India. It has been a totally one-sided disaster. Also, India buys most of its oil and military products from Russia, very little from US. यानी आज ये उस वक्त भी बात कर रहे हैं जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक गाड़ी में, इंडियन मीडिया कह रहा है कि वो गाड़ी के अंदर उन्होंने चंद मिनट सफ़र किया प्यूटिन के साथ, और उसकी मीटिंग, उसका क्या बना वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसका क्या बना वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका से ऑयल कम लेते हैं, रशिया से ज़्यादा लेते हैं। अब आ गए ना, अब धंधे की बात आ गई। दे हैव नाउ ऑफर्ड टू कट देयर टैरिफ्स टू नथिंग बट इट्स गेटिंग लेट। अब लेट हो रहा है मामला, अब ताखीर का शिकार हो रहा है वो जो है। अब इन्होंने ऑफर किया, आखिरी 2 लाइनों पे गौर करें, They have now offered to cut their tariffs. अब उन्होंने ऑफर की है कि टैरिफ्स के ऊपर हम बात करने के बाद इट्स गेटिंग लेट। They should have done so years ago. Just some simple facts for people to ponder. अच्छा, अब यहां पर अब आ जाएं। अब ये मैसेज किसको दे रहे हैं? पूरी दुनिया। उनके, आपका ख्याल से उनके पास खबर नहीं है कि गाड़ी में क्या होगा? CIA को नहीं पता कि गाड़ी में क्या बातचीत हुई है? या प्यूटिन जो है वो अगर उनको अलास्का का बता रहे हैं तो उधर नहीं बता रहे कि मैं अलास्का का सबको बताता फिर रहा हूँ। प्यूटिन इस वक्त जो है ना, वो उनके क्या कहना चाहिए, दोनों हाथ चक्कर में सर कर, वो बिल्कुल वो उधर अलास्का में उनको ट्रम्प रिसीव कर रहे हैं, उधर उनको शी जिनपिंग रिसीव कर रहे हैं। मतलब प्यूटिन इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन। अगर आप पूछे ना, एक खुश आदमी है, ठीक है ना। वो तो यूरोप खुट्टे लाइन लग गया, वो लाइन लगा के बैठे वो ट्रम्प के आगे। उधर जो है जनाब वो जो नॉर्थ कोरिया भी साथ है। आप देखिए ना, एक महीने में कोई दुनिया का ऐसा शख्स है जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको ट्रम्प दे अलास्का पहुंच के, और शी जिनपिंग के वो गेस्ट ऑफ ऑनर है। तो प्यूटिन को और क्या चाहिए? अब प्यूटिन जो गाड़ी में बैठे हैं, तो गाड़ी में जो सफर हुआ है उसमें क्या बात हुई है जी? वक्फा ले लें आप, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर ख्वाजा साहब की जानिब से जिस तरह कहा गया कि अभी गुजरगाहों पे होटल मकान बनाने गए हैं, खुद एहतसाबी का वक्त है। अच्छा, मैं सिर्फ वो बात कंप्लीट कर लूँ। ये उस ज़माने का आप देखें, ईरान का क्या खूबसूरत ये शाया हुआ था, पैमान बगदाद, ये बगदाद पैक्ट, ठीक है। और ये फर्स्ट अगर हम देखें तो तुर्किया, पाकिस्तान, इराक, ईरान, नो इंग्लिस्तान, ये एक अजीब किस्म का एक पैक्ट बना था जो ये उस ज़माने के ईरान के अखबारात में ये इस तरह से होता था, ठीक है। तुर्किया, पाकिस्तान, इराक, ईरान। लेकिन हुआ ये कि इराक में तख्ता उलट गया 1958 में, प्रो सोवियत आ गई उसमें। जमाल अब्दुल नासिर इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इसका नाम जो है ना फिर वो पड़ गया मीटो, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो सेंट्रल अटलांटिक से इसका नाम हटा के और इसका नाम मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बहरहाल तहलील ये 79 में हुई। अच्छा, इसका जिक्र ख़त्म नहीं कर सकता मैं एक दो जुमले अदा किए बगैर कि इसी दौरान एक साउथ ईस्ट एशिया में भी एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, सीटो,
साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, सीटो के नाम से। ये भी पैथेटिक, ये भी एक बड़ा डिजास्टर्स अलायंस, ये वो उससे भी ज़्यादा डिजास्टर, वो 54 में बना था, उसमें बरतानिया, फ्रांस, पता नहीं अमेरिका, फिलिपीन, न्यूजीलैंड आदि पता नहीं कौन कौन से मुल्क सारे जमा हो गए थे। पाकिस्तान ने भी कहीं साइन कर दिए थे जाके, लेकिन वो भी फेल हो गया क्योंकि वो अच्छा पाकिस्तान जो था वो सीटो है, वो ऐसे ही, ये सीटो सेंटो ऐसे ही थे बस इन्होंने, क्योंकि हुआ ये कि ये बने फौजी इत्तेहाद। अब देखें ना सेंटो वालों के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हुई कि सेंटो बन गया, लेकिन उसके बाद इंतहाई वायलेंट मिडल ईस्ट, जिसमें ये अरब, इसराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, फ़लस्तीनी, ये सारा कुछ हो रहा है। अब इसमें अमेरिका का कूदेगा बीच में, और इधर यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हो रही, तो वो सेंटो जो था वो खुद ही उन्होंने कहा बेहतर ये कि दौड़ लगा लो बीच में, वो सेंटो गायब ही हो गया था। हालांकि वो बना बिल्कुल नेटो की पिक्चर में था कि किसी एक पे हमला दूसरे पे तस्वुर होगा। अच्छा, इसमें तुर्की को बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल थी अंकारा को, उनका ख्याल ये था कि ये अरब ममालिक भी इसमें शामिल हो जाएंगे आगे जाके, लेकिन ये कि जब इराक निकल गया तो अरब ममालिक ने कहा ये तो इसमें तो अरब ममालिक है नहीं, तो पाकिस्तान ने भी फिर इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि पाकिस्तान के अरब ममालिक से ताल्लुकात बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दूसरे ममालिक के साथ। बहरहाल तो इंडिया की उठान इस तरह से हुई। अब इंडिया जो है वो चाहे भी तो मतलब उसका एक यानी एक होता है ना कि आपको कोई लेके चलता है आगे। अब उनकी पूरी पॉलिसी, 2 फ्रंट वॉर होगी, ये होगा, ऐसे होगा, बांग्लादेश में ये है, एक्ट ईस्ट, ये जो है आपने लुक ईस्ट बनानी है, चाइना को कंटेन करना है, आपकी एंट्री ईयू में खुद तो नहीं हो रही, अमेरिका, ठीक है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो अमेरिका, मिडल ईस्ट के ममालिक, अरब ममालिक, आगे OIC, दाएं बाएं, ये वो सारा। अब वो करते करते जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस वक्त सूरत हाल की है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये देखिए मनमोहन सिंह बड़ा अच्छा कर गए थे, अच्छा जो भी हो इंडिया के लिए वो बेहतर था, उनके लोग वहाँ जा रहे थे, उनका पैक्ट हुआ था सारा। ये मामला बिगड़े हैं, इसको बिगड़े हुए कई साल हो चुके हैं। ये बार बार जो टैरिफ के ऊपर डालते हैं ना बात, टैरिफ से हुए, उससे पहले जो गिरफ्तार करके भेज रहे थे वहाँ से जहाज़ों में बिठा के, वो क्या था? टैरिफ तो अब लगे हैं ना, जहाज़ों में हथकड़ियाँ लगा लगा के वहाँ पे भेज रहे थे इंडियन नेशनल्स को, वो क्या था? और जयशंकर जी इतने मासूम हैं, इतने सादा हैं, मैं बड़े तारीफ़ करता हूँ उनकी, इसीलिए बड़ी मोहब्बत से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो इतने सादा, उनको पता ही नहीं चला कि वो ट्रम्प की इनॉग्रल में चले गए, उनको पता ही नहीं था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, असेसमेंट ही कोई नहीं थी। और फिर ये हो सकता है क्या कि वो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ें और पहले अमेरिका से परमिशन ना लें, माई बाप से, फिर जंग छेड़ी, जब फेंटी लगी तो उसके बाद वो सीज फायर हो गया। अच्छा, सीज फायर हो गया, ट्रम्प कह रहे हैं मैंने करवाया। अच्छा, आप ट्रम्प ने नहीं करवाया तो कैसे हुआ है फिर? वो तो पॉज का बटन क्यों नहीं हट रहा? अच्छा, पॉज का बटन जिस मुल्क को कोसा आपने, उस मुल्क में पहुंचे हुए हैं आप। देखिए, इशू बहुत कॉम्प्लेक्स। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो एतमाद में लेना चाहिए, कौम को ना भी लेना, इसको क्लोज डोर ही एक सेशन अपना जो इंटरनल है सेशन उसका करें। फौज कुछ और कह रही है, बिल्कुल इसराइल वाली सूरत हाल है, पोलिटिकल लीडरशिप कुछ और कह रही है, फौज कुछ और कह रही है। फौज कह रही है मैं तो पोलिटिकल लीडरशिप की सपोर्ट ही हासिल नहीं थी, वरना हम ये कर देते। इशू यह है, पहले तो इसको पूरा रिविजिट करें। ये जो नी जर्क काम हो रहे हैं ना कि जापान पहुंच जाओ, जापान से उधर पहुंच जाओ, उधर से उधर, आज मैं तकरीर कर दी, बहुत ज़बरदस्त तकरीर कर दी, उसमें पैगाम की दहशत गर्दी। वो तो मजम्मत पाकिस्तान भी करता है भाई, आपने पाकिस्तान का नाम लिया है? नहीं लिया। उस दहशत गर्दी की मजम्मत तो पाकिस्तान भी वैसे ही करता है जैसे आप करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि ये दहशत गर्दी है, या फॉल्स फ्लैग है, या आपने सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं की वहाँ पे। ये दो ही बातें हैं ना। जो उनका मौक़िफ़ है दहशत गर्दी पे, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हमारा है। पाकिस्तान कहे कि भाई आपने चढ़ाई कर दी, जारियत कर दी, उसके बदले में इंडस वाटर फलाना ढिमाकना, अभी तो डैम तोड़ रहे हैं, ये हो रहा है फलाना, जो भी कुछ हो रहा है। लेकिन आप बेसिक इशू पे तो जाए ना कि वो इशू वो किसने किया था, वो कौन लोग थे, वो खाके जो थे 3 वो कौन थे। अब इशू, और ये एक अरसे से हो रहा है, ये अभी से नहीं। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी। हमने बड़ी अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत कल्चर देखा है इंडिया का, और आज भी हम देखते हैं बड़ी खूबसूरत मूवीज़, ड्रामे, उनके कल्चर। वो हर दूसरी फिल्म के अंदर तो जो है वो जो ISI का एजेंट होता है विलन, और पूरे भारत को उड़ाना होता है उसने। एक ही होता है, बारिश होता है, मुसलमान होता है, और जो पूरे इंडिया को उड़ाना होता है, एक हीरो आता है सुपरमैन कहीं से, वो पूरा उससे लड़ता है। कभी कभी मुझे लगता है हम खुद ही स्पॉन्सर करते हैं, दुनिया में इतना बड़ा बना दिया पाकिस्तान को, और हर दूसरी फिल्म उनकी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बनी। तो इशू ये है कि वो उनको जो है वो थोड़ा सा ज़रा हौला हाथ रखे ना, सुकून से।
इसको प्रॉपर रिविजिट करना चाहिए। यानी वही मीडिया जो 1 महीना पहले चाइना को गालियां दे रहा था और पाकिस्तान को गालियां दे रहा था, आज वो चाइना को कह रहा है कि हम चाइना के साथ मिलकर ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे जिंदा। फजूल किस्म की बातें। इस तरह स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऐसे बनती है। ये अपने आसपास के पहले जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें। बांग्लादेश में निकल गया, वो कभी डॉक्टर यूनुस बात कर सकते हैं 7 सिस्टर्स की? नहीं कर सकते। मुझे बताएं मालदीव वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये वो सारे लोग हैं जो मिलिट्री परेड अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया वहाँ मौजूद है, नेपाल वहाँ मौजूद है, पूरा सेंट्रल एशिया वहाँ मौजूद है, अब पाकिस्तान वहाँ मौजूद है। अब बात ये ईरान वहाँ मौजूद है। अब इशू ये है कि अच्छा उन्होंने मजम्मत कर दी है गज़ा की भी, गज़ा पे जाहिरियत की, इसराइल की। आप दुनिया के साथ खड़े ही नहीं कहीं हो पा रहे। इवन यूरोप के अंदर इतनी रिजेंटमेंट है गज़ा के ऊपर और गज़ा में। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी उस गाड़ी में बैठे, अच्छा उस गाड़ी में बैठे, सैर की, सब कुछ किया, वहाँ पे सारा कुछ कर करा के, लेकिन आखिर में उसके बाद जो हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ। RIC तो ख़त्म है ना, इसको तो भूल जाएं आप। ये जो है ना रशिया, इंडिया, चाइना, ये उस वक्त बड़ी अच्छी उनकी 98 के अंदर जो उनके रहनुमा थे प्रेमकोव, उनका बड़ा अच्छा आइडिया था, लेकिन वो नहीं, फिर दुनिया बदल गई तो वो नहीं चल सका आगे। और मुझे आप बताएं कि अगर चाइना सपोर्ट ना करता और नॉर्थ कोरिया, तो ये जो नेटो के साथ किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने, वो कर सकते थे प्रेसिडेंट पुतिन। चाइना खामोशी से चाइना की सपोर्ट, नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट, और फिर वो कोशिश हंस रहे हैं कि जी देखें नॉर्थ कोरिया आ गया तो देखें चाइना नाराज़ हो गया इस पर। मैं तो उनके थिंक टैंक्स पे और उनकी जो वेस्टर्न थिंक टैंक्स से बात, मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह की बात कर रहे होते हैं ये, कि देखें जी वो चाइना और रशिया की तो लड़ाई हो गई है और निक्सन 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा और फलां हो जाएगा। वो सारे हंस रहे होंगे बैठ के उस दिन जब ये परेड हो रही होगी। पाकिस्तान हंसने वालों में जो टीम होगी उसका हिस्सा होगा। तो बात सारी ये है कि ये अब इन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को देखना है और ये इन्होंने देखना है। अच्छा उधर वो पीटर नेवारो वो पीछे लगे हुए हैं, वो क्या, अच्छा उन्होंने तो ज़ात पात का इशू उठा दिया ना इंडिया में, एक ज़ात पात का इशू उन्होंने उठा दिया। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये जो है ये बरहमंस ने किया है। बरहमन, उनको पता है ज़ात पात को, वो कहते हैं कि ये जितने ठेकेदार हैं ऊपर बैठे होते हैं तो बरहमन है, नीचे जो लोग हैं आम लोग तो उनको मिलता ही नहीं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया कोट कर रहा हूँ, उन्होंने डायरेक्टली ज़ात पात के इशू को उठाया। टाइम्स ऑफ इंडिया 18th, ये ज़ात पात का इशू है, बड़ा सेंसिटिव इशू है, जिसको वो, इसका मतलब है कि उनको पता है कि ज़ात पात का इशू है, कौन किस, ये देखें ना, वरना वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। ब्राह्मण अटैक का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मकसद ही ये है कि उनको ये सारा पता है कि वहाँ पर इशू जो है वो क्या है। और इंडियन एक्सप्रेस 15th, ब्राह्मण्स प्रॉफिटिंग एट एक्सपेंस ऑफ, ठीक है ना, व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर ने, ये उन्होंने ब्राह्मण पे एक ज़ात पात का इशू भी उठा दिया। यानी इशू बड़ा डीप है। अच्छा इसको ये मुझे बताएं कि ये जो है ये जो इनकी मुलाकात हुई दोनों की, ठीक है, और इनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन की, उससे पहले जेलेंस्की से भी मुलाकात हो गई थी। सही। उस मुलाकात के बाद जो है वो राइटर्स की खबर दे रहा है, आफ्टर टॉक्स विद शी एंड मोदी पुतिन सेज के नेटो एनलार्जमेंट हैज़ टू बी एड्रेस फॉर यूक्रेन पीस। बात तो वहीं की वहीं खड़ी है। 21st, वो पुतिन तो अपनी जगह, पुतिन को ट्रंप नहीं हिला सके जी। पुतिन अपनी, आप देखें अब ये और चढ़ाने वाली बात है ना कि हम यूक्रेन और रशिया की दोस्ती करवाएंगे। इस वक्त इसमें कौन पड़ा हुआ है रशिया और जेलेंस्की के मामलात को हल करने के लिए? प्रेसिडेंट ट्रंप, EU तमाम। आप कह रहे हैं मैं जाके, मैंने पहले जेलेंस्की से फ़ोन कॉल रिसीव कर ली है। मतलब ये जो है ना, ये मतलब है कि देखें ये वो, मैं माजरत कहनी चाहिए कि स्कूल के बच्चे करें ना, जो स्टूडेंट्स हों या यूनिवर्सिटी के IR पढ़ रहे हो तो उनको आप कर सकते, उनको भी फेल कर, ये आप इतने मैच्योर, मैं मतलब मुझे बदकिस्मती से ये अल्फाज मार गए। आपने जेलेंस्की से आप फ़ोन किया, आप पुतिन से जाके कह रहे हैं कि जंगबंदी होगी। ओ भाई, वहाँ पर अलास्का समेट, वहाँ EU के लोग, वहाँ नेटो को उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप, आप क्या बात कर रहे हैं? वो पुतिन मान जाएगा आपकी बात कि अच्छा ठीक है मैं अपने इलाके छोड़ता हूँ, ये डोंबास वगैरह के सारे, और नॉर्थ कोरिया वाले जो उनके सैकड़ों उनके फौजी जिन्होंने जाने दी हैं और कितनी बड़ी जंग दुनिया में छिड़ी हुई है, उसको मैं, आपने मोदी जी आ गए तो आप जो हैं, तो आप बदले में क्या करेंगे? आप मुझसे कितना ऑयल ज़्यादा लेंगे? आप ऑयल ज़्यादा लेंगे, मैं इसको मैं अनाउंस कर दूँ? नहीं, आप अनाउंस ना करें। वो मतलब भाई इशू ये है, इसको, इस मामले को परमानेंटली हल करना पड़ेगा।
ये इस तरह से नहीं हो। अब वो जी देखते हैं कि जी पुतिन आते हैं कि नहीं आते, ट्रम्प तो आ नहीं रहे, तो क्वाड का क्या बनेगा। ओ भाई आपका क्या ताल्लुक है क्वाड से यार? वो अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, एशियन नेटो में। आप मुल्कों के साथ बायलेटरल बातचीत करें, जापान के साथ करें, ऑस्ट्रेलिया से करें। आपने क्वाड का नाम देखे, अमेरिका बहादुर पीछे हट गया। और दोनों मुल्कों पे, बल्कि तीनों मुल्कों में टैरिफ सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। 3 उसके थे, एक तो ऑस्ट्रेलिया तो बच के निकल गया, दूसरे जो 3 मुल्क हैं वो तो चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो इंडिया हो। तो कौन सा क्वाड, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, 50,000 ट्रूप्स चाइना के खड़े हैं, 50,000 आपके खड़े हैं। आपकी पॉलिसी ही कंटेनमेंट ऑफ चाइना थी। या तो आप बैलेंस रखते दरमियान में, या तो बैलेंस रखते ना, तिजारत तो हो रही है, वो होती रहेगी, उसके बगैर तो वो तो छोड़ दें आप। असल स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, तिजारत इशू तो जहाज चल रहे हैं, जहाज जा रहे हैं आ रहे हैं, वो इशू स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं। स्ट्रेटेजिक इश्यूज में लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या इस तरह होती है कि आपका पूरा रीजन कंटेन कर ले आपको, और फिर एक ही जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आपका वो भी आपको छोड़ दे बीच में? तो मुझे बताएं कि ये सबसे पहले तो ये बताएं ना कि जब इन्होंने ये जाहिरियत की थी पाकिस्तान पे, क्या उस दिन तक इनको अंदाजा था कि हमको अमेरिका, इनका कहना है ना कि चाइना और तुर्की पाकिस्तान आ गया, और आ गया, जाहिर हमारे दोस्त, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अमेरिका इनके साथ था, या उनकी मर्जी के बगैर उन्होंने अटैक कर दिया था? अमेरिका की मर्जी के बगैर उन्होंने अटैक कर दिया था जी। या अमेरिका से इन्होंने कहा था हम अटैक करने जा रहे हैं? अमेरिका ने, जैसे वो नेतन्याहू का हुआ है ना, अब नेतन्याहू फंसा हुआ है, वो गजा में, सोचे नेतन्याहू फंसा हुआ है कि मैं गजा में घुसूं, आज उसको आइडियली घुस जाना था, वो नहीं दाखिल हुआ गजा में। वो गजा में दाखिल नहीं हो रहा, उसकी फौज कह रही है कि अगर हम दाखिल हो गए ना गजा में और हमने कब्जा कर लिया, तो फिर अमेरिका से फौज बात करेगी, ये नेतन्याहू गवर्नमेंट नहीं होगी, वहां पर फौजी हुकूमत कायम कर देंगे हम, और हो सकता है हमास के साथ फिर हम बातचीत करके आगे अपने मामला खुद तय करें। एक इंडिपेंडेंट स्टेट कायम हो जाएगी जो फौजी होगी, जो फौज, इसराइल की फौज वहां की हुक्मरान होगी। नेतन्याहू साहब आप नहीं होंगे दरमियान में। वो अजीब रौला पड़ा हुआ। उसके नतीजे में वो नेतन्याहू कह रहे तुम तो मेरे मातहत हो। उसने कहा मातहत का हूं मैं, तो आपसे कह रहा हूं कि ना कर लड़ो, और अगर हम लड़ेंगे मरेंगे तो हम जाके फिर डायरेक्ट बात तो ट्रंप से हम करेंगे, तुम कहां से आ गए बीच में? ये फटा पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ है। इसमें अभी कितने दिन चलता है जी, ये कब तक चलता है? आज भी वो फौज नहीं दाखिल हो सकी, कोई लोग शहीद हो गए हैं, दम तोड़ रहे हैं, सारे कुछ हो गए हैं, मगर फौजी ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। एक हिस्से में वो दाखिल हुए हैं, वहाँ से वो फिर लड़ाई हुई, फिर बाहर वापस आ गए। डिस्टेबलाइज हो रहा है मशरक़ वस्ता और वेस्ट एशिया पूरा। और इसमें जो है वो बड़ी अहम मुलाकात पुतिन और प्रेसिडेंट उर्दगन की भी हुई है, प्रेसिडेंट पुतिन और ईरानी प्रेसिडेंट की भी हुई है। कल शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ और बाकी लोगों के साथ, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी वहाँ पे हैं। उनकी कुछ सिविलियंस के साथ, कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें हो रही। तो पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सिफारती महाज पे और सिक्योरिटी महाजों पे इतना अच्छा शायद ही कभी गया अपनी तारीख में। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि जब आप मुल्क के अंदर देखते हैं हालात को, सोशल अनरेस्ट और एक दूसरे को गालम गलूच और बयानबाजियाँ, तो आप कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, कहाँ पर हम इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं मुख्तलिफ महाजों पे, और कहाँ ये मुल्क के अंदर जो है ये लूट खसूट और ठग, उस पार्टी में इस पार्टी फलाना ये वो, तो फेडअप। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर बेहतरीन दुआएं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर गज़ा से आए। अफ़गानिस्तान में जो सानिया पेश आया, हमारी तमाम दुआएं उनके साथ हैं। और ये है कि जो पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिस तकलीफ़ से, जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इन आफात से हमें निजात दिलाए, और तमाम लोग जो हैं उन पर अपना करम फरमाए। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरद नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।